नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, एक भारत की एक एजेंसी है, नहीं इंटरनेशनल है, उसका नाम है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, लंदन की है। शॉर्ट में उसे CEBR कहते हैं। उसने कहा है कि हिंदुस्तान 2035 तक $10 ट्रिलियन की मईशत बन जाएगा। इट विल बिकम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी अराउंड 2035। ज़ाहिर है 10-11 साल हैं इसमें, लेकिन ये काम भी कोई एक दिन का तो नहीं है। अब इस वक्त हम 2023 में दाखिल होने वाले हैं। इस वक्त हिंदुस्तान की जो GDP ग्रोथ है वो 6.2% है। इसके ऊपर अभी तक कोरोना के असरात बाकी है, नहीं तो इससे पहले तो 7 या 7-7.5% की रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन अभी अच्छा, इसमें ये मेजर इकोनॉमीज़ जो भी हैं दुनिया की, उसमें हिंदुस्तान सबसे आगे है। छोटे छोटे मुल्कों की बात अलग है। अब हम इंग्लैंड को देख लें, USA को देख लें, तो उनकी तो अभी इंग्लैंड तो शायद रिसेशन में भी चला जाए, हो सकता है, या अगर समझो कुछ GDP हुई भी तो 1.5-2% से ज़्यादा नहीं होगी। और USA जो है ना, वो तकरीबन 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन दोनों ममालिक में 10% से आगे बढ़ चुका है। तकरीबन आधी से आगे ज़्यादा दुनिया जो है ना, वो इस वक्त मंदी की तरफ जा रही है। अभी तक उनके ऊपर कोरोना के असरात बाकी हैं, और इसके साथ साथ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन वो भी दिखाई दे रहा है। हम अपने आसपास में देखें, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर चुका है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने की नहज पर पहुंच चुका है। कुछ लोग तो कहते हैं, जैसे इमरान खान है, वो तो हर रोज़ कहते रहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर लेगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर लेगा। लेकिन ये अलग बात है कि सऊदी अरेबिया और चीन उसे बचाए हुए हैं, ज़रूरत पड़ने पर उसे पैसा मुहैया कर देते हैं और वो अपनी अक़सात अदा कर देता है। बांग्लादेश, जिसे मिरेकल इकोनॉमी कह रहे थे, उसकी भी हालत जो है कमज़ोर हो चली है अभी। ऐसे में हिंदुस्तान का 6% से ज़्यादा की रफ्तार से आगे बढ़ना किसी मौजज़े से कम नहीं है। नाज़रीन, कुछ आदाद व शुमार हैं, मैं आपके आगे रख रहा हूँ। भारत इस वक्त टेक्सटाइल, खाने की अशिया और लोहा और फौलाद, इसमें तो ख़ुद कफ़ील हो चुका है और एक्सपोर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी, इसमें अभी काम होना बाकी है और काम हो रहा है। इंशाल्लाह कुछ सालों में इनमें भी हम खुद कफ़ील हो जाएंगे। अच्छा जनाब, मुल्क की मईशत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी बहुत कलीदी किरदार अदा करती है। और कुछ रोज़ केवल हमने आपको बताया था कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो पोजीशन है, तकरीबन 2,20,00,000 गाड़ियाँ एक साल में बनती है। और कारों की बात की थी कि एक साल में 38 लाख सिर्फ कार, पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी जो दूसरे आदाद व शुमार आए हैं, उसके लिहाज से मारुति सुजुकी, जो कि सुजुकी मोटर कंपनी जो है जापान की, उसके साथ इसका हिस्सेदारी है और 3 कारखाने हैं इसके हिंदुस्तान में। तो वो अभी कह रहे हैं कि इस साल हम कारों की बात कर रहे हैं कि 25 लाख कार बनाएंगे। और जहाँ तक SUV यानी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल का ताल्लुक़ है, तो इसमें तो टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा मारुति से भी आगे निकल गए हैं। सबसे ज़्यादा उसकी गाड़ियाँ टाटा मोटर्स की बिक रही हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी टाटा मोटर्स वाले आगे हैं
और एसयूवी में दोनों साथ साथ चल रहे हैं, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। और इनकी गाड़ियों की पोजीशन ये है कि आप ऑफ द शेल्फ इसको ख़रीद नहीं कर सकते, आपको बुकिंग कराना है और 6-6 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर इसकी डिलीवरी मिलती है। नाज़रीन, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनकी शहादत का दिन है। आज ही के दिन रावलपिंडी के लियाकत बाग में, जहाँ पर कभी लियाकत अली ख़ान का जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे 51 में खून हुआ था, वहीं पर एक जलसा किया था इन्होंने, क्योंकि 2008 में इलेक्शन होने वाले थे और ये इलेक्शन रैलीज़ थी, तो उन्होंने जलसा किया था। तो वो खुली कार में सवार थी, तो उनके ऊपर पहले गोलियों से हमला किया गया और फिर एक ख़ुदकार बमबार ने अपने आप को उड़ा दिया, जिसकी वजह से उनको गोलियां लगी। फिर वो अस्पताल में लेके जाई गई उनको, और बाद में पता चला कि उनका इंतकाल हो गया है गोलियां लगने की वजह से। अच्छा, जो बम फटा था उससे तकरीबन 27 आदमी, नहीं ये 24 आदमी उससे हलाक हुए थे। ये आज की तारीख यानी 27 दिसंबर 2007 का वाक़या है। अभी आज लाड़काना में जो गांव है, उनका आबाई गांव है गड़ी खुदा बख्श, वहाँ पर उनका मज़ार है। तो आज उनकी बरसी मनाई जा रही है और उसके लिए ज़िले इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतज़ामात किए हैं। तकरीबन 8,500 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई है और तकरीबन 150 सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, ताकि शरपसंद अनासर अगर कुछ हों तो उनके मज़मूम इरादों से पहले ही उन्हें पकड़ लिया जाए। नाज़रीन, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली ख़ातून वज़ीर आज़म थी पाकिस्तान की और अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी आदाद व शुमार हैं, जैसे वो ख़ुद कहा करती थी कि मुझे लोग तालिबान की माँ कहते हैं। तो अच्छा, वैसे तो तालिबान को पैदा करने वाला जनरल ज़िया-उल-हक था, क्योंकि जब 1979 में उस वक्त के सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में अपनी अफवाज भेजी थी, तो अमेरिका के कहने पर और अमेरिका के पैसा देने पर पाकिस्तान ने और उस वक्त के पाकिस्तान के सदर जनरल ज़िया-उल-हक ने वो पैसा लेकर मुजाहिद तैयार किए और उसमें कई तरह के मुजाहिद तैयार हुए। उनमें एक उनकी जो किस्म थी वो ये थे तालिबान, जो पाकिस्तान के मदरसों में पढ़कर बड़े हुए। और तालिब का लफ्ज़ी तर्जुमा यही है, वो शागिर्द को कहते हैं, स्टूडेंट को कहते हैं, और तालिबान उसकी जमा है। तो ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फ़ख्र से कहा करती थी कि लोग मुझे तालिबान की माँ कहते हैं, और फिर उन्हीं की वजह से एक तालिबान के लीडर ने ही उनको हलाक किया था। और कुछ लोग तो खैर कह रहे थे कि नहीं, इसमें उस वक्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ का हाथ था, लेकिन कभी भी ऐसे जो भी कत्ल वगैरह हुए हैं उनकी तय तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका। अभी तक लियाकत अली ख़ान का किसने कत्ल किया था पता नहीं चला, और अमेरिका में कैनेडी का किसने कत्ल किया था वो भी पता नहीं चला। हमेशा ऐसी बातें जो है ना वो धरती के कई फीट नीचे दबाई जाती हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि वही बेनज़ीर भुट्टो जो अपने आप को तालिबान की माँ कहती थी, वही तालिबान एक दिन आखिर उनकी नेमेसिस बने। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में एक तरह से हम कह सकते हैं कि खाना जंगी की सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि तालिबान ने खुल्लम खुला जंग का ऐलान कर दिया है पाकिस्तानी सरकार के ख़िलाफ़, और उसके साथ साथ बलूचिस्तान की जो दहशतगर्द या आज़ादी पसंद तंजीमें आप
जिस रुख से देखेंगे आप उसको वैसा नाम देंगे, उनके साथ कोलैबोरेशन कर लिया है। और बलूचिस्तान में 2 रोज़ कबल तो एक ही दिन में 8-10 जगहों पर उन्होंने हमले किए थे। और ये बन्नू में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में जो तालिबान थे जिन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और ऐसे उसके साथ फिर उसके दूसरे रोज़ फिर उन्होंने इस्लामाबाद में सुसाइड बॉम्बिंग की, जिससे वो 2 दहशतगर्द और एक पुलिस वाला हलाक हो गया। तो ऐसे में इस्लामाबाद की जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, और हमने आपको कल भी बताया था कि यूएस वालों ने, यानी अमेरिका की जो एम्बेसी है, सफारत खाना है, उन्होंने अपने स्टाफ को कह दिया है कि कम से कम 31 दिसंबर तक वो लोग जितना हो सके मैरियट होटल में तो बिल्कुल न जाएं, और हो सके तो घर से बाहर भी न निकलें। अच्छा, इसके साथ साथ अभी सुनने में आया है कि उसके साथ फिर अभी सऊदी अरेबिया और ऑस्ट्रेलिया, ये जो सफारत खाने हैं, उन्होंने भी अपने स्टाफ को मना कर दिया है कि फ़िलहाल वो जितना हो सके घर से बाहर न निकलें, क्योंकि इस्लामाबाद की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है और कुछ भी हो सकता है। नाज़रीन, जब भी ऐसे होते हैं वाक़यात पाकिस्तान में तो उनके ऊपर सियासत शुरू हो जाती है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐसे मामलात से मुकाबला करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई है। उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है, तारीख़ नहीं दी है, 2-3 रोज़ के अंदर हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, वो तो टोटल इल्ज़ाम जो है मौजूदा हुकूमत के सर मंड रहे हैं। ये नहीं कहते कि वो उनका तालिबान के साथ रवैया कैसा रहा है, हमेशा उन्होंने तालिबान की हिमायत की है। और यही इमरान खान थे जब पिछले साल 2021 की 15 अगस्त को अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत में आए थे, तो इन्होंने बयान दिया था कि अफ़गानिस्तान की सदियों की ग़ुलामी की बेड़ियाँ टूट गई। नाज़रीन, हमने आपको इमरान खान के वो जो तोशाखाना से उसने तहाइफ जो है पौने पौने दामों लेकर और कई चीज़ें तो फ्री में अपने पास लेकर और फिर वो बाज़ार में बेच दी थी, जिसके बारे में बताया था कि 20 करोड़ में उसने दुबई में फराह गोगी के थ्रू जो है वो घड़ी जो थी गिराफ कंपनी की, मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया का, उनसे मिली हुई वो बेची थी। खैर, ऐसे उन्होंने और दूसरे ये भी पता चला था कि उनकी जो तीसरी बेगम हैं बुशरा बेगम बीबी, उनको जो मतलब सऊदी अरेबिया की तरफ से तहाइफ मिले थे और जिनकी कीमत हार और हीरे और ऐसी कई जवाहरात थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि 600-700 करोड़ के वो हैं, वो तो उन्होंने सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया भर के और अपने पास रख लिए थे। तो अभी शहबाज शरीफ ने जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इन चीज़ों का नोटिस लेते हुए ये अनाउंस किया है कि हम एक वेबसाइट बना रहे हैं और जो भी 1947 से लेकर अब तक वज़ीर आज़म या सदूर रहे हैं और उनको जो भी तोहफ़े तहाइफ मिलते रहे हैं, उन सब की जो डिटेल्स हैं वो क्लासिफाइड रही हैं, लेकिन अभी उसको हम डीक्लासीफाई कर रहे हैं और उसको पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो ऑनलाइन कर दी जाएंगी। वो वेबसाइट पे पड़ी रहेंगी, आप कभी भी चाहें तो देख सकते हैं कि किसको क्या मिला, उसने क्या ख़रीदा, कितने में ख़रीदा। तो इस तरह से क्या है, ये इस तरह से फिर क्या होता है कि ऐसे मामलात में फिर शफाफियत आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, जो कि इमरान खान छुपाते रहे हैं। और अब तो वो ये हालत हो गई है कि वो तो कहते हैं कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी, मैं रखूं या बेचूं, जबकि जनाब ऐसा नहीं होता।
وہ تحفے تحائف وزیر اعظم کو دیے گئے ہیں. اور اگر آپ کو اپنی شخصی استعمال کے لیے کوئی چیز چاہیے تو مارکیٹ ویلیو کا 50% دے کر آپ خرید سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی مرضی سے اس کی قیمت لگا کر اور اس کا صرف 20% بھر کے، یعنی وہ انہوں نے 5 کروڑ لگایا تھا اس گراف کی جو گھڑی تھی، اور اس کا 1 کروڑ بھر کے انہوں نے لے لی اور 20 کروڑ میں بیچ دی تھی. اور وہ الگ ہے کہ بات ہے کہ جس کا نام دیا تھا انہوں نے محمد شفیق بھائی، ہم نے اس کو بیچی تھی گھڑی راولپنڈی میں، تو اس نے تو سیدھا سیدھا جواب دے دیا کہ میں نے تو گھڑی خریدی نہیں اور میری طاقت بھی نہیں ہے، مطلب میں اتنی مہنگی چیز خرید بھی نہیں سکتا. ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ذرائع کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.